त्रिपाठी आप सभी का आपके YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा, आज हम वाक्य भेद के कक्षा 10 की जो हिंदी व्याकरण चल रही है उसका आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी भाग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने 3 भाग में इसका वीडियो लेक्चर अपलोड किया आप सबके सामने। तो तीनों भागों में आपने समझा वाक्य की परिभाषा, वाक्य का निर्माण, वाक्य के भेद के जितने प्रकार होते हैं उसको आपने समझा, और उसकी परिभाषा के साथ साथ उसके उदाहरण को भी आपने समझा। अब आज जो समझने वाले हैं लास्ट है, पहला है क्रिया विशेषण उपवाक्य जो आपके हुए थे उनके कुछ भेद थे। मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था, उसके कुल टोटल 5 भेद थे, जिनमें से आज पहला जो भेद है वह है हमारा क्या, कालवाचक उपवाक्य। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बताना है मुझे, सिर्फ इसके एग्जाम्पल ही लेकर के चलूंगा मैं। कालवाचक उपवाक्य, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे इसमें, कालवाचक उपवाक्य। कालवाचक उपवाक्य में आप ध्यान से देखें अगर, कि जब सूरज उगता है तब अंधेरा दूर हो जाता है। क्या, इसका एग्जांपल आप देखें, उदाहरण, कि जब सूरज उगता है तब अंधेरा दूर हो जाता है। जब सूरज उगता है तब अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक और उदाहरण लेके चलते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा तब वर्षा होने लगी। अब आप अगर देखें, इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें 2 वाक्य को एक वाक्य में किया गया है, और एक इसमें टाइम बताया जा रहा है कि कब क्या होता है। यानी पहले में देखें अगर यहाँ पे, कि जब सूरज उगता है, क्या कह रहा है ये, कि जब सूरज उगता है तब अंधेरा दूर हो जाता है। और दूसरे एग्जाम्पल क्या कहता है, कि जब मैं स्कूल पहुंचा तब वर्षा होने लगी। इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें समय यानी काल का जिक्र किया गया है। ठीक है बच्चे, अगला है आपका रीतिवाचक उपवाक्य। नंबर सेकंड क्या है बच्चे, रीतिवाचक उपवाक्य। अब आप क्या है, जैसा सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते थे वैसा दूसरा नहीं। जैसा सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते थे वैसा दूसरा नहीं। इसमें क्या है बेटा, रीतिवाचक की बात की गई है, कि एक समय था कि जब सचिन बल्लेबाजी करते थे, सचिन तेंदुलकर, तो ऐसा कोई बल्लेबाजी जो है नहीं कर सकता या नहीं करता था। ठीक, आगे देखने से क्या, कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे मंजिल निकट,
मंजिल निकट आएगी। ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें रीतिवाचक मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति है या कुछ भी चीजें है उससे कंपेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको कि जैसा सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते थे वैसा दूसरा नहीं। मतलब एक समय की बात है ना ये। रीत इसमें क्या है कि सचिन तेंदुलकर का नाम लिया गया, वो बल्लेबाजी करते थे वैसा दूसरा नहीं। और दूसरे एग्जांपल में क्या कहता है कि जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे मंजिल जो है निकट आएगी। एक प्रेरणा भी दे रहा है आपको ये। ठीक, नंबर 3 पे बेटा आपका आएगा स्थानवाचक उपवाक्य। नंबर 3 पे क्या आएगा? स्थानवाचक उपवाक्य। स्थानवाचक स्थानवाचक उपवाक्य का उदाहरण क्या होगा? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं क्या, कि जहां आग होती है वहां धुआं होता है। क्या बच्चे? कि जहां आग होती है, जहां आग होती है वहां धुआं होता है। क्या क्या? जहां आग होती है वहां धुआं होती है। ठीक, अगला है क्या? जहां संत निवास करते हैं, जहां संत निवास करते हैं वहां देवतुल्य स्थान बन जाता है। कि जहां आग होती है वहां धुआं होता है, इसमें क्या है? स्थानवाचक का बात किया गया है कि जहां पर आग होगी जाहिर सी बात है वहां धुआं ही होगा। अब आग की जगह पानी तो आएगा नहीं। जहां आग होती है वहां धुआं होता है, और जहां संत निवास करते हैं वह देवतुल्य स्थान बन जाता है। नंबर 4 क्या कहते हैं? परिमाणवाचक उपवाक्य। नंबर 4 पे परिमाणवाचक, परिमाण वाचक उपवाक्य। इसमें क्या है कि जितना खा सको उतना मत खाओ, यानी जितना पचा सको, जितना पचा सको उतना ही खाओ। पता चला ज्यादा खा ली फिर डॉक्टरी पहुंचनी पड़ेगी। जितना पचा सको उतना ही खाओ। और जैसे क्या कि जितनी बर्फ पड़ेगी उतनी सर्दी अधिक बढ़ेगी। जितनी बर्फ पड़ेगी उतनी सर्दी बढ़ेगी। एक परिमाण बता रहा है इसका कि जितना खाओ उतने मत खाओ कि दबा के खा जाओ, पर जितना हो सके उतना खा लिए खूब, और मन कर दिया और बढ़िया व्यंजन बचा रहा वो भी खा गए। तो जितना पचा सको या जितना कैपेसिटी हो उतना ही खाइए, उससे अधिक ना खाओ। ठीक, अगला क्या कहते हैं कि जितनी बर्फ पड़ेगी सर्दी जो है उतनी बढ़ेगी। जितनी बर्फ पड़ेगी सर्दी उतनी ही बढ़ेगी।
अगला बच्चे परिणामवाचक, ये परिमाण है, ये परिणाम है। परिणामवाचक उपवाक्य, इसमें आपको रिजल्ट दिखाई देगा, परिणाम दिखाई देना कि परिमाण दिखाई देगा। जैसे यदि कबूतर लालच ना करते, यदि कबूतर लालच में ना पड़ते, तो जाल में नहीं फंसते, या तो जाल में ना फंसते। यदि कबूतर लालच में ना पड़ते, या यदि कबूतर लालच में ना पड़ते तो जाल में ना फंसते। ठीक। वह विद्यालय इसलिए जाएगा कि आज पैसे बटेंगे। ठीक। इससे एक परिणाम बता रहा है, यदि कबूतर लालच में ना पड़ते तो जाल में ना फंसते। और दूसरा क्या कह रहा है कि यदि कबूतर लालच में ना पड़ते तो जाल में ना फंसते। पहला उदाहरण था आपका। दूसरा वाला क्या कह रहा है बच्चे, वो कह रहा है कि वह विद्यालय इसलिए जाएगा कि आज पैसे बटेंगे। तो अभी आपने जो कि पढ़ा, ये क्रिया विशेषण के 5 उपवाक्य थे। ठीक। अब आपको थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण। इसके बाद हम अगले दिन आपकी जो है यानी नेक्स्ट डे कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड से रिलेटेड लेके आऊंगा और उसको मैं टाइम दूंगा आपको करने के लिए, वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये आपका जो परिमाणवाचक दिया गया था उपवाक्य, इसमें एक वाक्य यानी एक उदाहरण निकल के आया कि जितना पचा सको उतना ही खाओ। तो मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई, थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। तो कहानी यह है कि एक बार एक गांव में एक लालची इंसान रहा करता था। तो जैसे लालची मतलब होता है ना, समझ रहे हो आप, कि जैसे जो चीजें मिले उसको अपने पास कलेक्ट करता रहे। और ये खाने पर ही है, जहां देखता था बढ़िया व्यंजन है वो वहीं टूट पड़ता था, भले ही बाद में दवा करवानी पड़े, वो अलग की चीज है। तो उसी गांव में एक बार भंडारा हुआ। भंडारा के बाद जहाँ पीपुल जो काफी लोग एकत्रित होते हैं, तो सबको जो है दिया गया भोजन करने के लिए, पत्तल वगैरह थाली वगैरह दी गई, सब लोग भोजन किए, पेट भर का किए। तो जब वो व्यक्ति बैठा तो जो गांव वाले जानते थे उसके विषय के बारे में, ये लालची है। तो किसी व्यक्ति ने कहा उससे, लालची व्यक्ति से, कि यदि आप अभी पूरी है, अगर आप एक पूरी खाते हैं तो मैं आपको उसका चार्ज पे करूंगा। यानी यदि आप एक पूरी खाते हैं तो आप ऑफर के रूप में आपको 10 रुपए दिए जाएंगे। बोले ठीक है। मतलब पेट भर के भोजन उनका हो गया था, वो करते हैं। और दूसरा क्या था फिर, बोले खा गए भाई। वो कहे मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन लालच आप देखते रहिए। फिर क्या कहते हैं कि अगर आप एक पूरी खाते हैं तो आपको 20 रुपए मिलेंगे। 10 से स्टार्ट हुआ था, भूख बिल्कुल नहीं थी, लेकिन लालच अंदर बढ़ती गई। अब वो फिर एक पूरी खाते हैं तो उनको 20 रुपए मिलता है। ऐसे संख्या चलती रही। वो मना करते, लेकिन जो रेट था, जो व्यक्ति था, वो देता चला गया, क्योंकि जानता था उनकी प्रवृत्ति वो कैसे हैं, वो लालची प्रवृत्ति के थे। फिर वो नेक्स्ट टाइम उसने ऑफर किया, यदि आप, अब बोले कि बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जो लालची व्यक्ति थे बोले कि अब मेरा मन बिल्कुल भर गया है, अब बिल्कुल खाऊंगा नहीं। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, अगर आप एक और खाते हैं तो इसका डबल देता हूँ, 20 का 40 देता हूँ मैं आपको। बोले ठीक है, जब 40 रुपए मिल रहे हैं तो लाभ, कौन सी बड़ी बात है, एक ही पूरी तो है। वो भी खा गए।
वो खा लिए, बोले अब बिल्कुल इच्छा नहीं है। बोले अगर एक पूरी और खाते आपको मैं पूरे 50 रुपए देता हूँ। बोले कहे तो पिछले वालों की जो मतलब मिले हुए हैं, पिछली बार हमको राशि मिली है उससे तो अधिक है ये, चलो एक और खाते हैं। खा तो लिए खूब बढ़िया से, अब पैसे भी काफी हो गए। 50 से एक बार, 10 से एक बार मिला, 20 से एक बार मिला, 40 से एक बार मिला, और इसके 50 से एक बार मिल गया इकट्ठे, लगभग 120 रुपए, 110 रुपए के आसपास उन्होंने कलेक्ट किया टोटल 5-6 पूरी खा करके। तो जैसे वो उठते हैं तो उनके पेट में दर्द सा स्टार्ट होता है, उनको उल्टी वगैरह होती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर लगभग 200-250 की दवा देते हैं। तो इस कहानी से मैं इसलिए शेयर किया इसको कि लालच जो होती है बड़ी खतरनाक है, और इसी वाक्य में दिया गया है कि परिमाणवाचक वाले में कि जितना पचा सको उतना ही खाओ। बेचारे पचा नहीं पाए और लालच में आके दबा के खाते चले गए, और इतना खा गए वो उनको जो मिला था प्रोत्साहन राशि उससे भी अधिक उनको खर्च करना पड़ा। तो मैं तो यही कहूंगा लास्ट में कि लालच नहीं करना चाहिए, ईश्वर ने जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना सीखिए। आप बस निरंतर जो है प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे, सफलता तो मिलती ही है। सफलता सिर्फ आपके कर्म पर डिपेंड करती है ना। मैं ही हूं, अगर मैं अपने हाथ से भोजन ना मुंह में डालूं तो कोई खिलाने नहीं आएगा, कोई दैवी शक्ति नहीं है हमारे पास। तो सेम ऐसी कहानी होती है, लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मुझे ये कहानी इसलिए याद आई क्योंकि अभी इसमें लिखा गया था कि जितना पचा सको उतना ही खाओ। मैं अगला सेशन स्टार्ट करने वाला था इसी में, तो अभी मुझे याद आ गया, मैंने कहा एक बार इसको बता ही देता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं वाक्य रूपांतरण। तो अभी आप क्या समझने वाले हैं, अब वाक्य रूपांतरण, इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, फिर भी ध्यान देने वाली बात है उसके मेरे द्वारा बोले गए शब्दों पर, और यहाँ पे जो मैं लिखूंगा उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वाक्य रूपांतरण, इसको हेडिंग ही समझने के बाद ऐसा लग रहा, पढ़ने के बाद लग रहा है कि नहीं इसका मतलब यही होगा कि हम जैसे एक वाक्य है कोई सरल वाक्य, अब उसको इस तरीके से हम रूपांतरित करें यानी परिवर्तित कर दें कि जिससे कि उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो, खाली हमारे शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो उसी की कोशिश करने के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको वाक्य रूपांतरण की परिभाषा क्या होती है। तो आप लिखिएगा किसी वाक्य से दूसरे वाक्य में इस तरह परिवर्तन करना। क्या लिखेंगे आप इसका उदाहरण बाद में आएगा, पहले परिभाषा लिखिए। किसी वाक्य का दूसरे वाक्य में इस तरह का परिवर्तन करना। ध्यान दीजिएगा, किसी वाक्य का दूसरे वाक्य में इस तरह का परिवर्तन करना कि उसका मूल भाव कि उसका मूल भाव अपरिवर्तित रहे। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि उसका जो मूल भाव रहेगा वह अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब वो अडिग रहेगा उसी पे, अपरिवर्तित रहे, उसे वाक्य का रूपांतरण अपरिवर्तित रहे, उसे वाक्य का रूपांतरण कहते हैं, उसे वाक्य का रूपांतरण कहते हैं। थोड़ा उदाहरण इसका समझिएगा, उदाहरण जब आप समझ लेंगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा वाक्य रूपांतरण होता क्या है। उदाहरण में लेके चलते हैं, जैसे धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। क्या है उदाहरण में, धमाका होते ही लोग घरों से बाहर
निकल आए। अब आप देखिए ये जो वाक्य है आपका कि धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, ये क्या है? ये आपका सरल वाक्य है। क्या है ये आपका सरल वाक्य। क्या कह रहा है कि धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। तो ये तो क्या बेटा सरल वाक्य हो गया। अब इसका परिवर्तन करना है किसमें? संयुक्त वाक्य में। कैसे होगा? धमाका हुआ, धमाका हुआ और लोग घर से बाहर निकल आए। निकल आए। धमाका हुआ और लोग घर से बाहर निकल आए। ये क्या आपका संयुक्त वाक्य है। ये जो आपका परिवर्तित हुआ है या किससे परिवर्तित हो गया बच्चे? आपके संयुक्त वाक्य में। अगर आपको याद होगी इसकी परिभाषा वाक्य रूपांतरण का, इसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इसका एक और बचता है मिश्र वाक्य। क्या होगा इसका? जैसे ही धमाका हुआ, जैसे ही धमाका हुआ लोग, यहां भी घरों होगा, लोग घरों से बाहर निकल आए। निकल आए। ये क्या है आपका? ये आपका मिश्र वाक्य है। ये एक वाक्य का दो रूपांतरण किया गया। पहला क्या था? पहला आपका संयुक्त वाक्य बन के आया और दूसरा उसी का हमने क्या कर दिया? मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया उसी वाक्य को। अगर सरल वाक्य में देखा जाए क्या कह रहा है कि धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इसका संयुक्त वाक्य क्या बन गया कि धमाका हुआ और लोग घरों से बाहर निकल आए। और इसका जब हमने मिश्र वाक्य में परिवर्तन किया तो क्या हुआ कि जैसे ही धमाका हुआ लोग घरों से बाहर निकल आए। एक और बता देते हैं आपको इसी बीच, जैसे कि पका आम देखते ही, पका आम देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। ये दूसरा वाक्य कौन सा ये हो जाए आपका कि पका आम देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। पका आम देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। ये जो वाक्य है यह सरल वाक्य में परिवर्तित हो गया है। यानी स्टार्टिंग में हमने आपको सरल वाक्य ही दिया है, अब आपको परिवर्तन किसमें करना है? संयुक्त वाक्य में। इसका क्या हो जाएगा? बच्चों ने पका आम देखा और उनके मुंह में पानी आ गया। ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। क्या कि बच्चों ने पका आम देखा और उनके मुंह में पानी आ गया, ये संयुक्त वाक्य है। और आपका सरल वाक्य क्या था कि पके आम को देखकर या पका आम देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अब इसका अगर हम परिवर्तन करते हैं मिश्र वाक्य में, क्या हो जाएगा कि जैसे ही बच्चों ने पका आम देखा उनके मुंह में पानी आ गया। तो ये बेटा आपका क्या हो गया? मिश्र वाक्य। तो प्यारे बच्चे, आपकी जो ये कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण की क्लास थी वाक्य भेद, वो आज फिनिश होती है। उसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी अब आपका नेक्स्ट डे हम लगभग 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर से आए हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। हमने उसकी एक सीरीज बनाई है। अभ्यास हम हर एक चैप्टर में अवश्य करवाते रहेंगे। आपकी क्लास कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं, और कुछ लोगों को अपने जो आपके सहपाठी हो उनको भी जोड़ने का थोड़ा सा मेहनत करें आप सब, क्योंकि जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा सभी से। और क्लास कैसी लग रही है मुझे जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।